सो बच्चों, एक बार फिर से मैं आपके सामने आ चुका एक नया और अमेजिंग सा वीडियो लेकर के। तो आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, और या तो आप कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे केवीएल एंड केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 12th फिजिक्स। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा रजिस्टर के बारे में उसका ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, रजिस्टर का ऑपरेशन कैसे करेंगे? किसी वायर को ले लेंगे, उसको स्ट्रेच कर देंगे, स्ट्रेच करके मतलब उसकी लेंथ बढ़ा देंगे, या फिर उसको कंप्रेस कर देंगे। कंप्रेस करने का मतलब क्या हुआ? एरिया बढ़ाना। देखो, स्ट्रेच का मतलब क्या हुआ? खींचोगे खींचोगे तो क्या होगा? उसकी लेंथ बढ़ेगी, लेंथ बढ़ने के साथ साथ उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा? धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। कंप्रेस करना मतलब उसको पतला करोगे, जब पतला करोगे तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। तो ये चीज समझ में आई होगी, कंप्रेशन और एनलार्जमेंट। अभी देखिएगा, मान लो ये वायर है मेरे पास, ऐसा वायर है, ऐसा वायर है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरे पास वायर है। पहले आप लोग ये फील ले लो, इस क्या मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, फिर आपको चीजें समझ में आएंगी ज्यादा। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसकी लेंथ बढ़ा रहा हूँ। जब इसकी लेंथ बढ़ाऊंगा धीरे धीरे क्या होगा? पतला होता चला जाएगा। अब मैं इसकी लेंथ कम कर रहा हूँ, मतलब कंप्रेस कर रहा हूँ, तो क्या होगा? इसका एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ता चला जाएगा। लेकिन एक चीज कांस्टेंट रहेगी, वॉल्यूम इसका क्या रहेगा बच्चों? कांस्टेंट रहेगा। तो उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, कुछ रिलेशन निकालेंगे, कुछ रिलेशंस निकालेंगे। अगर हम उसको स्ट्रेच करके लंबा कर रहे हैं, अगर हम लंबा कर रहे हैं, ठीक है, लंबा कर रहे हैं वायर को स्ट्रेच करके, तो क्या होगा? देखो, आर इज इक्वल टू, आपने क्या पढ़ रखा है? रो एल अपॉन ए। ठीक है, क्या पढ़ रखा है? रो एल अपॉन ए। ये चीज पढ़ रखी है सबने, सबको याद होगा ये चीज। अच्छा, तो रो तो बदलेगा नहीं, चेंज होगा नहीं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, आर इज इक्वल टू रो, लेंथ हमें चेंज करना है, एल एल ए इंटू। अच्छा, एरिया इंटू लेंथ क्या होता है? वॉल्यूम होता है। एरिया इंटू लेंथ क्या होता है बच्चों? वॉल्यूम होता है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ उसको? एल स्क्वायर अपॉन, इसको वॉल्यूम बोल सकता हूँ, ए एल को। वॉल्यूम और रेजिस्टिविटी क्या होती है बच्चों? ये दो चीजें होती है कांस्टेंट। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। अगर मैंने लेंथ को 2 गुना बढ़ाया तो रेजिस्टेंस कितना बढ़ जाएगा? 4 गुना। स्क्वायर में स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ। ठीक, ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। और आगे देखो, अगर मैं अगर मैं एक चीज और करूँ इसमें, रेजिस्टेंस दे रखा है रो एल अपॉन ए, एरिया बढ़ाऊं तो ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस बार ऊपर वाला हो जाएगा वॉल्यूम, रो वी अपॉन ए स्क्वायर। अब देखो, ये दोनों चीजें हो गई कांस्टेंट, तो रेजिस्टेंस किसके हो गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के स्क्वायर में। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है? लेंथ को अगर आप 2 बढ़ाओगे तो 4 गुना बढ़ेगा, 6 बढ़ाओगे तो 36 गुना बढ़ेगा, ऐसे स्क्वायर में चलता रहता है। और रेजिस्टेंस कैसे चलता है? एरिया के कैसे चलता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलता है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ एरिया। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिल्कुल भी। अब देखिए आगे, अब इसी से रिलेटेड एक सवाल करते हैं। वैसे आप कॉन्सेप्ट खींचते चले जाओ, समझ में चीजें ज्यादा नहीं आएंगी, लेकिन अगर आप ऐसे समझ लो, अब मानो कि आपने वायर को n टाइम बढ़ा दिया है। अच्छा, सपोज करो आपने जो वायर की लेंथ है उसको n टाइम्स बढ़ा दिया है, तो रेजिस्टेंस कितना बढ़ जाएगा? प्लीज, लेंथ ऑफ n, मतलब n गुनी कर दी है मैंने लेंथ बढ़ा करके, तो रेजिस्टेंस कितना बढ़ेगा? तो नया वाला जो r डैश होगा वो क्या हो जाएगा? n स्क्वायर। बोला था ना मैंने, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर रेजिस्टेंस 2 गुना बढ़ रहा है, अगर लेंथ को 2 गुना बढ़ा रहा हूँ तो रेजिस्टेंस कितना बढ़ रहा है? 2 का स्क्वायर टाइम्स बढ़ रहा है, 2 का स्क्वायर टाइम बढ़ रहा है। ठीक है, 2 का स्क्वायर टाइम्स बढ़ रहा है। 3 गुना बढ़ रहा हूँ तो 3 के स्क्वायर टाइम्स बढ़ रहा है। तो इसी तरह क्या हो जाएगा? n टाइम्स बढ़ाऊंगा तो n के स्क्वायर टाइम्स क्या होगा? रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट डाल करके बच्चों इसको लिख लीजिए। अगली इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए, अगली इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए, सुनिएगा ध्यान से। इफ वी if we compress wires, या फिर if we increase area of wire n times, if increase area of wire n times, मतलब क्या हुआ? मैंने एरिया को n टाइम्स बढ़ा दिया, तो नया वाला जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा? r अपॉन n
ये चीजें बच्चों याद रखनी, नहीं तो इस पे कॉन्सेप्ट लगाते रह जाओगे, समझ में चीजें नहीं आएगी। समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें क्या होती है, आपको अपने स्पीड अप करना होता है, आंसर जल्दी जल्दी निकालने होते हैं, तो आंसर निकालने के लिए ये चीजें याद रखें। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा ये, आशा करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब एक सवाल कर लिया जाए। A resistance of wire is RO if the material is stretched to n times। n times बढ़ा दिया गया है तो न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा? बोलो, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, क्या हो जाएगा? n स्क्वायर टाइम r, दैट्स इट, n स्क्वायर टाइम r, बस इतना सा। अगला देखो क्या दिया है, व्हेन अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ लेंथ a एंड रेजिस्टेंस r इज बेंड इनटू अ कंप्लीटली सर्कल। अब एक वायर लिया, उसको कंप्लीटली सर्कल में बेंड कर दिया है, ऐसे एक वायर है, उसको कंप्लीटली सर्कल में ऐसे बेंड कर दिया है। क्या इसका एरिया बदला? क्या इसकी लेंथ बदली? नहीं बदली बच्चों। जाहिर सी बात है, लेंथ क्या होगी इसकी? चेंज नहीं होगी ना, लेंथ चेंज होगी ना, एरिया चेंज होगा, बदल दिया। अब आपको क्या बताना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन देयर डायमीटर। एक डायमीटर ये ए है, ए बी मान लो इसका डायमीटर है। अब मुझे क्या बताना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। हालांकि ये क्वेश्चन क्या है, आपको पहले सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन आना चाहिए, लेकिन मैंने सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन आप लोगों को कब पढ़ाया है? कैपेसिटर्स को ही पढ़ाया है। चलो ठीक है, अभी सीरीज कॉम्बिनेशन करके फिर इसको करते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बहुत लोग डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे होंगे, तो मैं ऐसा रिस्क ले नहीं सकता हूँ कि आपके समझ में नहीं आए, तो हम डायरेक्ट उसको करने के बाद ही करेंगे। चलो पहले ये वाला सवाल कर लेते हैं। द मासेस ऑफ 3 कॉपर वायर का मास दे रखा है इतना, एंड देयर लेंथ आर इन रेशियो दिस, द रेशियो ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अच्छा, अब देखो मास में तो सर हमने पढ़ा ही नहीं था, मास के बारे में तो हमने पढ़ ही नहीं रखा था, तो मास कहाँ से आ गया सर? मास कहाँ से आ गया? मैं देखो दिखाता हूँ आप लोगों को रिलेशन, मास आप लोगों को दिखाता हूँ रिलेशन, देखिएगा देखिएगा मास, मास का रिलेशन जल्दी से देखो क्या होता है। हमने क्या पढ़ रखा है? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, रेजिस्टिविटी लिख रहा हूँ, रेजिस्टेंस को बताओ, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, यही होता है। अगर मैं एल से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो एल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ये रो भी डेंसिटी तो यहाँ पे दो चीजें एक साथ क्या हो गई है? ओवरलैप कर रही है। रो मतलब रेजिस्टिविटी, रो मतलब डेंसिटी, तो डेंसिटी को हम लोग क्या करेंगे? डी कर देंगे। तो इतनी ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज हैं कि शब्द कम पड़ गए, रोमन लैंग्वेज के शब्द ले लिए तो भी कम पड़ गए, इंग्लिश अल्फाबेट तो कम पड़े ही पड़े थे। तो देखो क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। तो यहाँ पुट कर देते हैं, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो एल स्क्वायर मास अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी को ऊपर भेज देते हैं, तो आर इज इक्वल टू रो एल स्क्वायर डी अपॉन, मतलब जो रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है? एल स्क्वायर अपॉन एम पे। किस पे डिपेंड करता है बच्चों? तो ऐसे में लिख सकता हूँ ना, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर अपॉन एम, एल स्क्वायर अपॉन एम। अब देखो इन सब का स्क्वायर करते जाओ, आंसर आता रहेगा। देखो बड़ा सिंपली मैनर में आएगा आंसर। इन सब का स्क्वायर करते जाओ और डिवाइड करते जाओ, ठीक है। 1 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 1 का स्क्वायर क्या होता है सर? 1 होता है। उसके नीचे ये क्या है? 5 है, 5 वैसे ही रहने देंगे। फिर इस टू 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, और यहाँ पे क्या है? 3 है, रहने देंगे। फिर उसके बाद देखो 5 का स्क्वायर क्या होता है? मासेस का रेशियो, ये है क्या? मासेस का रेशियो इधर है, सॉरी बच्चों, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। रेजिस्टेंस, लेंथ ऊपर होना चाहिए, लेंथ अपॉन मास है ना, एल स्क्वायर अपॉन मास, ठीक है, लेंथ अपॉन मास है, तो लेंथ का स्क्वायर मतलब ये लेंथ दे रखा है, तो यह हो जाएगा 25 अपॉन 1 इस टू 9 अपॉन 3 इस टू 1 अपॉन क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही है? क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही है? अब क्या होगा? ये 3 टाइम्स हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा? 25 इस टू 3 इस टू 1/5। जब रेशियो में ऐसी कंडीशन फंसती है तो जो डिनोमिनेटर में उससे क्या करते हैं हम लोग? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 125 इस टू 15 इस टू 1। हमारा ऑप्शन ए क्या हो गया बच्चों? करेक्ट हो गया। समझ आया कि नहीं? एक बार और समझाता हूँ मैं। रेजिस्टेंस क्या होता है? रो अपॉन एल बाई ए। तो मैंने क्या किया? एल से मल्टीप्लाई कर दिया। एल मतलब एल स्क्वायर हो गया अपॉन ए इंटू एल मतलब वॉल्यूम हो गया। हमने
डेंसिटी पढ़ रखा है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम यहाँ से इधर किया, वॉल्यूम का फॉर्मूला निकाला, मास अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी कांस्टेंट, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट, तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, एल स्क्वायर अपॉन एम पे, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, एल स्क्वायर अपॉन एम पे, तो हमने देखा एल स्क्वायर अपॉन एम, रेजिस्टेंस कैसे बढ़ता है, एल का स्क्वायर अपॉन एम में बढ़ता है, तो एल का हमने स्क्वायर रखा, फिर अपॉन एम रखा, एल का स्क्वायर रखा अपॉन एम रखा, एल का स्क्वायर रखा अपॉन एम रखा। आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक बार वापस से फॉरवर्ड करिए और समझिए, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, ये पीवाईक्यू है आपका, इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर बुक्स में भी नहीं मिलता है, तो इसलिए इसको एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अगला देखते हैं, किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं पहले भी, अगर कोई मुझसे रेगुलर पढ़ रहा होगा तो उसको पता होगा किरचॉफ करंट लॉ हमने चैप्टर 2 में पढ़ लिया है, लेकिन फिर से मैं उतनी ही डिटेल के साथ पढ़ाऊंगा। किरचॉफ करंट लॉ क्या बोलता है बच्चों, कि जो करंट इनकमिंग द जंक्शन है, करंट इनकमिंग द जंक्शन, जितना करंट जंक्शन पे आ रहा है उतना ही करंट जंक्शन से निकलता भी है, मतलब मान लो यहाँ से अगर I1 करंट आ रहा है, यहाँ से I2 करंट आ रहा है, तो यहाँ से निकलेगा भी कितना, I3, जो वो जो I3 होगा वो किसके बराबर होगा, I1 और I2 के बराबर हो। क्या बोलता है बच्चों, एंटरिंग द जंक्शन, जितना करंट एंटर कर रहा है जंक्शन से उतना ही करंट निकलेगा, कुछ अलग से नहीं आएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ करंट, मतलब चार्जेस या करंट कुछ भी बोल सकते हो, ये बेस्ड किस पे है, किरचॉफ करंट लॉ किस पे बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। क्या बोला मैंने, जितना करंट जंक्शन के अंदर घुस रहा है उतना ही निकलेगा, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं जो नेट करंट है जंक्शन पे वो क्या होगा बच्चों, जीरो होगा, मतलब ऐसा भी बोल सकता हूँ, I1 प्लस I2 प्लस I3 किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर, मतलब जंक्शन में कोई करंट थोड़ी रुक रहा है, जितना घुस रहा है उतना ही निकल जा रहा है, जितना अंदर जा रहा है उतना ही बच्चों क्या हो रहा है, निकल जा रहा है। तो ये क्या था हमारा किरचॉफ करंट लॉ, इतना समझ में आया होगा। अच्छा, अगर आपके समझ में आ गया तो थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सवाल कर लेते हैं। अगर आपके समझ में आ गया, आपको लगता है कि आप अब काबिल बन चुके हो पूरी तरह, कॉन्फिडेंस आ गया है, ठीक है, अगर कॉन्फिडेंस आ गया तो इस सवाल को कर दीजिए मेरे करने से पहले। अगर आपने इस सवाल को मेरे करने से पहले कर दिया तो मैं क्या समझ लूंगा कि आपको कॉन्फिडेंस आ। चलिए अब मैं कर दे रहा हूँ, वैसे थोड़ा हट गया, स्क्रीनशॉट लो, वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, अब मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से देखो 5, क्या हुआ, यहाँ से 5 एम्पियर करंट ऐसे आ रहा है, ठीक है, 5 में से एक तो इधर चला गया, 4 इधर आया, जब 4 जंक्शन में घुसा है तो जंक्शन से निकलेगा भी कितना, 4 ही निकलेगा, जंक्शन से कितना ही निकलेगा, 4 निकलेगा, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ 1.6 प्लस I इज इक्वल टू 4, या फिर I इज इक्वल टू 4 माइनस 1.6, या मतलब 4.0 1.6, ये 4 हो जाएगा 2.4 एम्पियर। अगर आपने आ गया ये आंसर तो अपने आप को शाबाशी दीजिए, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपका, एकदम सिंपल सवाल था, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं थी। अगला देखो, थोड़ा सा लेवल अप करते हैं, लेवल अप क्या ही कर रहे हैं, वैसा ही सवाल है, ठीक है, जितना निकल रहा है उतना ही, निकलने वाले को एक साथ लिख लेंगे और घुसने वाले को एक साथ लिख लेंगे, इक्वल कर देंगे दोनों को, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, इससे जो जो करंट निकल रहे हैं उनको एक साथ लिख लेंगे, ये निकलने वाला है तो निकलने वाला क्या हो जाएगा, निकलने वाला क्या हो जाएगा बच्चों, 0.4, और कौन सा निकल रहा है, आई निकल रहा है, आई लिख लेंगे। इसमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई, इसी की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, ठीक है। और कुछ निकल रहा है, 0.5 भी निकल रहा है, 0.5 भी लिख लेंगे। ये निकलने वाला था, इसको लिख लिया हमने, ये निकलने वाला था, इसको लिख लिया, ये निकल रहा था, इसको लिख लिया। देखो एरो से पता चल रहा है कौन सा करंट निकल रहा है, ये निकल रहा था, इसको लिख दिया। अब ये सब बराबर किसके होंगे, जो अंदर जा रहे हैं, 2.1, ये अंदर कौन सा, ये भी अंदर आ रहा है 0.6, और कौन सा अंदर आ रहा है बच्चों, 0. अब इनको अगर मैं जोड़ूंगा तो 0.9 आ जाएगा प्लस आई, जोड़ो 0.88 से 7 1.5 आ जाएगा। क्या इस बात से एग्री कर पा रहे हो, 1.5 आएगा, 7 2 9 9 15, हाँ ठीक है। तो ये अब आई की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 1.5 माइनस 0. करोगे माइनस क्या आएगा, माइनस करो 0.6, क्या समझ में आ रहा है, 0.6 ही आएगा ना, 15 में से 6, हाँ ठीक है, 0.6 आएगा। क्या आप लोगों को ये चीज समझ में आई, अगर समझ में आए तो जोरदार थम्स अप करिए, और टाइम लैब के साथ, मतलब जो टाइम वाला ऑप्शन आता है उसके साथ कमेंट कर दीजिए यस सर, ठीक है। पढ़ाने में भी तभी मुझे मजा आएगा और आपको पढ़ने में भी तभी मजा आएगा जब आप कमेंट में मुझसे जुड़े रहेंगे, ठीक है। तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर, ठीक है, छोटा सा पार्ट था। अब अगला क्या है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। चलो किरचॉफ वोल्टेज लॉ ध्यान से समझना, ध्यान से समझना बच्चों।
इसको अप्लाई कैसे करते हैं वो आपके लिए बहुत जरूरी है, और क्या होता है वो भी जरूरी है। खैर, किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या बोलता है बच्चों कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एनी क्लोज लूप ऑफ अ सर्किट इज जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी क्लोज लूप का क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पर एक मेरे पास क्लोज लूप है, ऐसे कुछ है क्लोज लूप। मान लो यहाँ का पोटेंशियल वी ए है, यहाँ का पोटेंशियल वी बी है, यहाँ का पोटेंशियल वी सी है, यहाँ का पोटेंशियल वी डी। जब हम इसको लिखना है, मान लो मैं यहाँ से चलना शुरू कर रहा हूँ, क्लोज लूप बना रहा हूँ, यहाँ से मैंने चलना शुरू किया, जहां से चलना शुरू करते, अब कैसे करते हैं पूरा मैं फील दिला रहा हूँ तो ठीक है, बस बोल के नहीं छोड़ा, पूरा फील दिला रहा हूँ ताकि आपको जो सवाल में बीच में से कुछ सवाल आ जाए, ये नहीं कि किरचॉफ लॉ डायरेक्ट डायरेक्ट सवाल पूछे, अगर बीच से भी कुछ आ जाए, क्योंकि हम जो ये बोर्ड का एग्जाम होने वाला है आपका इस साल वाला, या जो भी अब तक हो रहे हैं 2-3 सालों से, वो अनप्रिडिक्टेबल है। मैं आपको हर एक टाइप के सवाल करा ही नहीं सकता हूँ चाह करके भी, तो कैसे भी सवाल बन सकते हैं। इसलिए हम लोग देखो, सवाल तो सारे टाइप के नहीं हो सकते, लेकिन हम किसी भी कॉन्सेप्ट में एकदम क्या डीपली घुस सकते हैं। तो वही मैं घुसाना चाहता हूँ आपके इस कॉन्सेप्ट के अंदर डीपली। तो देखो यहाँ से चलना शुरू किया मैंने, यहाँ लिखा वी ए, फिर कहाँ गया, ऐसे मान लो क्लॉकवाइज हम चल रहे हैं, ऐसे मेरा रास्ता गया वी बी पे आया, तो मैंने क्या लिख दिया, वी बी लिख दिया। फिर यहाँ पर आया वी सी लिख दिया, फिर यहाँ पर आया वी डी लिख दिया। अब देखो जहां पर जाके आपको रुकना है, वी ए पे रुकना है, क्लोज लूप वी ए पे कंप्लीट हो रहा है, तो उसको इक्वल करके लिख देते हैं। तो वी ए से वी ए कट जाएगा, तो वी बी प्लस वी सी प्लस वी डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। तो एक क्लोज लूप के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है अराउंड अ क्लोज लूप ऑफ अ सर्किट इज ऑलवेज जीरो। इसी तरह हुआ, जहां से चलते हो, जहां पर रुकते हो, जहां से चलते हो वहां से शुरू किया, जहां रुकते हो वहां आकर के क्या होता है बच्चों, इक्वल करके वो साइन लगाना होता है। जहां पे रुकते हो इक्वल करके वो साइन लगाना होता है। मान लो अगर मैं डी पे रुकता तो इज इक्वल टू वी डी। समझ आ रहा है, ये चीज समझ में आई कि नहीं। और अगर मैं पूरा चल लूंगा तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द क्लोज लूप इज जीरो। जब मैं पूरा चल लूंगा, जहां से चला वहीं आ गया, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या इतनी बातें आप लोगों को डाइजेस्ट हुई? ठीक है, आई होप डाइजेस्ट हो गई होंगी, इसमें कुछ ऐसा बड़ा चीज नहीं थी। ठीक है, अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं, थोड़ा समझिए। ठीक है, एप्लीकेशन इसकी देख लेंगे। देखो एप्लीकेशन जो मेन है, हम लोग थोड़ा सीरीज और पैरेलल पढ़ने के बाद फिर एप्लीकेशन देखेंगे। बाकी आपको अगर मैं थोड़ा सा दिखाऊं एप्लीकेशन, लेट मी थिंक। चलो एप्लीकेशन इसकी हम लोग ओम्स लॉ थोड़ा सा पढ़ लें, मतलब कॉम्बिनेशंस देख लें, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियोज के बाद पढ़ें। ठीक है, मेरा प्लान क्या था पहले कॉम्बिनेशन पढ़ाने का, बट स्लाइड में थोड़ी गड़बड़ी आ गई, कोई दिक्कत नहीं, कॉम्बिनेशन पढ़ लो। केवीएल केसीएल आप लोगों को समझ में आया होगा, कॉम्बिनेशन पढ़ लो ताकि आपको केवीएल केसीएल अप्लाई करने में आसानी हो जाए। ये है कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर क्या है, आपके रेजिस्टेंस किस में लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं, सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, एक रजिस्टर हो गया R1, दूसरा रजिस्टर हो गया R2, फिर तीसरा रजिस्टर हो गया R3, ऐसे ही 3 रजिस्टर मान लो जुड़े हैं, और ये V वोल्ट की बैटरी से सबके साथ ऑपरेट किए जा रहे हैं। और यहाँ का पोटेंशियल सबका अलग अलग हुआ है क्योंकि सीरीज में है, सबका पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, अलग अलग होगा क्योंकि सबके सब क्या है, सीरीज में। ठीक है, इतनी बात एग्री कर पा रहे हो। अब यहाँ से क्या होगा, करंट फ्लो कराना शुरू किया, तो इसके पास भी आई करंट जाएगा, ये सब सीरीज में है, यहाँ से करंट शुरू होगा, यहाँ पूरा चला जाएगा। अच्छा, पोटेंशियल सबका अलग अलग क्यों होगा, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट, पोटेंशियल कैसे मेजर करते हैं, एक का स्टार्टिंग दूसरे का स्टार्टिंग और एंड के बीच का ही तो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये कुछ अलग है स्टार्टिंग और एंड पॉइंट, इसका कुछ अलग है स्टार्टिंग एंड पॉइंट, इसका कुछ अलग है स्टार्टिंग एंड पॉइंट। तो मतलब सबका पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, अलग अलग होगा सब में, लेकिन करंट देखो ऐसे फ्लो कर रहा है, एक ही बार में सब में चला जाएगा। अच्छा, अगर मैं लिखना चाहूँ वी नेट, वी इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अच्छा, वी का फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल, उससे क्या बोलते हैं, क्या, हाँ ओम्स लॉ से आई आर होता है, तो इसमें भी आई करंट जा रहा है, तो आई R1, ये क्या हो जाएगा आई R2, और ये क्या हो जाएगा आई R3। अच्छा, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ टोटल जो रेजिस्टेंस है आई आर नेट बोल सकता हूँ, पूरे का जो रेजिस्टेंस आर नेट के बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई कॉमन ले लिया तो R1 प्लस R2 प्लस R3, आई से आई कट गया, तो आर नेट की वैल्यू क्या आई बच्चों, R1 प्लस R2 प्लस R, ये हो जाता है बच्चों R। क्या ये बात समझ में आई? अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है, कैपेसिटर का जस्ट उल्टा, अगर कॉम्बिनेशन सीरीज में है तो हम क्या करते हैं, आर नेट कैसे निकालते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर एन रजिस्टर्स है सीरीज में तो क्या हो जाएगा, एन टाइम्स ऑफ आर।
सीरीज तो क्या हो जाएगा एन आर, मतलब अगर सेम है सब, अगर रजिस्टर्स क्या है बच्चों सेम है तब। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सीरीज के बाद क्या बात आएगी, पैरेलल की। सीरीज के बाद क्या आएगी बात बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल कॉम्बिनेशन की, बहुत बढ़िया। ठीक है, अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात आ गई, अब बात आ ही गई तो बात को बढ़ने देते हैं आगे। अब अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात आ गई, अब देखो कैसे निकलेगा ये। पैरेलल में हम जोड़ देते हैं 3 रजिस्टर्स, ठीक है, जुड़ गया, एक बैटरी जोड़ दिया। अब ये बताओ बच्चों, क्या सबका पोटेंशियल इसमें सेम होगा, बैटरी के पोटेंशियल के बराबर? हाँ सर, क्योंकि सबके एंड पॉइंट्स क्या है, एक ही जगह पे है। स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सबके कहाँ है बच्चों, एक ही जगह पर है। सबका पोटेंशियल क्या होगा, हर जगह का पोटेंशियल सेम होगा। यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, हर जगह का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। सबका वी पोटेंशियल, R1 R2। अच्छा, अब आपको क्या लगता है करंट सब में अलग अलग जा रहा होगा, करंट सब में ब्रांचेज में बढ़ जा रहा होगा। मान लो इसमें I3 करंट आ रहा है, इसमें I2 करंट आ रहा है, और इसमें I1 करंट। तो अगर मैं लिखना चाहूँ, अब मैं यहाँ लिखना चाहूँगा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, यही तो होगा। नेट करंट क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। अच्छा, I का फॉर्मूला क्या होता है, V अपॉन R। ठीक है, तो V अपॉन जो टोटल रेजिस्टेंस है R इज इक्वल टू I1 क्या हो जाएगा, I1 क्या हो जाएगा, I1 V1 V सबका सेम ही है, तो V अपॉन R। यहाँ पे क्या हो जाएगा, V अपॉन R। यहाँ पर क्या हो जाएगा, V अपॉन R। अब इसको अगर V से V कट जाएगा, V कॉमन ले लेते हैं, V अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बनेगा, यहाँ पे 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस फिर 1 अपॉन R। ठीक, तो V से V कट जाएगा, तो 1 अपॉन R नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R। क्या ये बातें आपको समझ में आ रही हैं, क्या ये बातें आपको समझ में आई? आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, रिकॉर्डिंग में बढ़िया चल रही है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। अगली बात पे बढ़ते हैं। यहाँ पे है कि नहीं उसकी स्लाइड, नहीं मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। इफ registers of resistance are connected in पैरेलल। ठीक है, सेम रजिस्टर है, सेम एंड रजिस्टर्स हैं जो कनेक्टेड है किसमें, पैरेलल में है। तो आर नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन आर नेट क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर। सबके रजिस्टर्स क्या है, सेम, कितने टाइम्स का, एन टाइम्स का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 1 अपॉन आर नेट एन अपॉन आर हो जाएगा। या इसको हम आर नेट की बस खाली वैल्यू निकाले तो क्या हो जाएगा बच्चों, आर अपॉन। ठीक है, अब ये सब चीज़ें क्या है आपका, स्पीड अप चीज़ों को करने के लिए। ये सब क्या है बच्चों, स्पीड अप करने के लिए। मान लो ऐसे दिया हुआ है, एक रजिस्टर ऐसे, एक रजिस्टर ऐसे और एक रजिस्टर ऐसे, तीनों के तीनों पैरेलल में, ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है। अब आपको नेट रेजिस्टेंस निकालनी है, तो 1 अपॉन आर करके जोड़ोगे, बड़ा टाइम चला जाएगा। तो कितना रेजिस्टेंस 2 है और टोटल कितने, तो आप क्या डायरेक्ट बता सकते हो, 2 अपॉन। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या होती है, स्पीड अप करने में बहुत ज़्यादा काम आती है। ठीक है, अब एक चीज़ और स्पीड अप करने में काम आती है। 2 रजिस्टर हैं, एक का रेजिस्टेंस R1 है, जैसे 2 रजिस्टर ऐसे हैं आपके जुड़े हुए हैं पैरेलल में, एक का R1 है रेजिस्टेंस, एक का R2 है। अगर आपको R इक्विवेलेंट निकालना है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस। ये सब चीज़ें आप लोग याद कर लोगे बच्चों, जितना जल्दी आप लोग याद कर लोगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए फिजिक्स क्या होगी, आसान होती चली जाएगी। तो आई होप ये चीज़ें भी आपको समझ में आ गई। ये तो क्या था, शॉर्ट ट्रिक था। ये क्या था बच्चों, शॉर्ट ट्रिक था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और एन इक्वल, ये तो था, ये मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, ये मैंने पढ़ा दिया है। अब आगे देखो क्या हुआ था बच्चों, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मैंने आपको ये चीज़ समझा दी थी। ये इवन ये क्वेश्चन में सॉल्व कर दिया था, बट क्या हुआ, ग्लिच आ गई थी, ये कोई दिक्कत नहीं। अब हम मेनली हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लिया, अब केवीएल केसीएल को अप्लाई करने देंगे सर, वो कर दो। ठीक है, हम लोग देखेंगे क्या, अब केवीएल केसीएल का रियल एप्लीकेशन यहाँ पे देखेंगे, कैसे हम यूज़ करते हैं, किस किस सवाल में यूज़ हो सकता है, किस में नहीं यूज़ हो सकता है, सारी चीज़ देखेंगे। अब ये सवाल जो है
वो प्योरली किस पे बेस्ड है, केवीएल और केसीएल आपको इस पे अप्लाई करना पड़ेगा। मोस्टली क्या आपको अप्लाई करना है, इसमें केवीएल अप्लाई करना है। देखो ये सबका सब कहीं कोई ब्रांच नहीं, कुछ भी नहीं है। तो अगर मैं किसी भी एक बैटरी केवीएल अप्लाई करने के लिए क्या सबसे पहले करते हैं, हम लोग सबसे बड़ी बैटरी से करंट को फ्लो करा लेते हैं। इसमें बड़ी बैटरी क्या है, 18 वोल्ट की है। इससे मैं क्या करूँगा बच्चों, करंट को फ्लो करा दूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ से करंट निकाला। अब जहाँ जाके करंट हिट करता है वो पॉजिटिव टर्मिनल में जाता है, जिसको नहीं हिट करता है वो नेगेटिव। अब चाहो तो दोनों सेल से करंट को निकाल सकते हो, अपनी मुश्किलें बढ़ाना चाहते हो तो दोनों सेल से करंट निकाल दो, अदरवाइज बस एक सबसे बड़े सेल से करंट निकालो, आपका सर्किट पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक, कुछ कुछ टीचर्स कराते हैं दोनों सेल से निकाल देते हैं, बट मेरा जो मानना है एक सेल से करंट निकालो। जहाँ जाके हिट करता है करंट वो टर्मिनल पॉजिटिव हो जाता है, अदर वाला नेगेटिव। तो यहाँ पे हिट करेगा करंट ऐसे आएगा, यहाँ हिट करेगा पॉजिटिव, फिर यहाँ ये पॉजिटिव और ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। बैटरी को भूल जाओ, करंट है यहाँ सब पे कौन सा करंट आएगा, मान लो ये I1 करंट चल रहा है, यहाँ पे भी I1, इसके पास भी I1, इसके पास भी I1, मतलब सबके पास कैसा करंट आएगा बच्चों, I1 करंट सबके पास आएगा। कोई ब्रांच होती यहाँ पे मान लो ऐसा कुछ होता है, ऐसा समथिंग सर्किट बनता तो यहाँ से I करंट आता है, यहाँ पे I1 चला जाता और यहाँ पर I2 चला जाता, इस तरह के भी करा दूँगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ कहानी। अभी तो कुछ नहीं है, सिंपल सर्किट है, छोटी छोटी चीज़ें करके ही हम आगे बढ़ते हैं। हमें निकालना क्या था, मकसद क्या था, निकालना ए से बी के बीच का पोटेंशियल, लेकिन उसके लिए हम सबसे पहले करंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। बताता हूँ क्यों, सारी चीज़ें सब रख करके देखिए, सारी चीज़ें समझ में आएगी। सबसे पहले मैं करंट I1 निकालूंगा। अच्छा, अब क्या होता है, लूप ले लिया मैंने, अब एक डायरेक्शन मानेंगे, चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज मान लो, चाहे तो क्लॉकवाइज मान लो, इट्स टोटली अपॉन यू। तो मैं जो लेता हूँ हमेशा, मैं सीधा पैदा हूँ, मैं सीधा चीज लेता हूँ क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉक। ठीक है, क्लॉकवाइज हमने ले लिया। अब क्लॉकवाइज लो, कहीं से चलना शुरू कर दो, मैं बी से चलना शुरू कर रहा हूँ। अब भी देखो, नेगेटिव से पॉजिटिव, जब भी नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं तो क्या होता है, गेन। नेगेटिव से पॉजिटिव, तो हम पॉजिटिवली कितना लिखेंगे इसको, 18 वोल्ट, पॉजिटिवली 18 वोल्ट। फिर उसके बाद पॉजिटिव से नेगेटिव, ज़्यादा से कम की तरफ, मतलब लॉस हुआ, और यहाँ का जो पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, V = IR होता है। तो I कितना है, I1 है, R कितना है, 3 है, तो 3I1 बोल सकता हूँ। क्या बच्चों, 3I1 बोल सकता हूँ, लेकिन पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब -3I1। ठीक है, I मतलब जो भी करंट है, I करंट जा रहा है, I1 जा रहा है, I1 लिख देंगे, I1 लिख देंगे। अब देखो यहाँ पर अगेन पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर से क्या लॉस, और यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, IR मतलब क्या, 1, I1 समझ सकते हो, R की वैल्यू 1 है। फिर यहाँ देखो अगेन पॉजिटिव टू नेगेटिव, फिर से क्या हो जाएगा, -6I1। अब देखो आगे, ये पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब लॉस, पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब लॉस, मतलब -6 वोल्ट, ये वोल्ट में ही दे रखा है, इसको वोल्टेज निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव, अगेन क्या हो रहा है बच्चों, पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब क्या हो रहा है, लॉस, लॉस होने का हो जाएगा, ये 6 हो गया। फिर ठीक है, फिर यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब लॉस हुआ, और तो क्या हो जाएगा, 2I = 0। क्लोज लूप हो गया, बी से चले बी पे आ गया, तो = 0 हो गया। और यहाँ देखो 18 - 6 कितना हो जाएगा, 12। अब यहाँ 3 + 6 + 2, 3 + 6 9, 10 और 11 12, माइनस क्या आ जाएगा, माइनस में 12I। अब यहाँ से I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 1 एम्पियर। I1 की वैल्यू क्या आ गई, 1 एम्पियर। क्या इतनी बात से आप लोग एग्री कर पा रहे हो, I1 की वैल्यू क्या आ गई, 1 एम्पियर। तो वॉल्यूम कम करा दीजिए थोड़ा, 1 एम्पियर। ठीक है, I1 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 1 एम्पियर। तो इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब थोड़ा और आगे अगर हम लोग बढ़े, थोड़ा और आगे बढ़े, अब हमें पोटेंशियल ए से बी का निकालना है। तो ए से बी का जब भी हमें पोटेंशियल निकालना होगा, ये चीज मैं मिटा दे रहा हूँ, ये आपको समझ में आया होगा। मुझे करंट की वैल्यू मिल गई, जो मकसद था हमारा मिल गया। अब ये करंट निकालना नहीं था, अब आप लोग चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ फिलहाल। अब देखो आगे क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, आई हमें मिल गया। अब ए से भी निकालना है, तो ए से भी क्या करूंगा, पूरा का पूरा पोटेंशियल निकालूंगा। यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, करंट 1 एम्पियर है, रेजिस्टेंस 6 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6 वोल्ट। यहाँ 6 वोल्ट ये है ही पहले से। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये 2 एम्पियर करंट है, मतलब 2 ओम रजिस्टर है, और करंट कितना है, 1 एम्पियर, तो ये 2 वोल्ट हो जाएगा। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही है? अब इतनी बातें अगर आपको समझ में आ रही है, अब देखो क्या करेंगे, मैं वापस से ए टू बी क्या करूंगा बच्चों, केवीएल लगा दूंगा, फिर आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हो इसको। 6 6 12 12 2 14। यहाँ से आएगा पोटेंशियल आपको बताना है, सारे पोटेंशियल को जोड़ दो, 6 2 8 8 6 14 14, ये आ गया। समझ में आया? या केवीएल कैसे लगाओ, अपनी मुसीबतें बढ़ाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या किया, सबका पोटेंशियल निकाल लिया, सबको एक साथ जोड़ दिया। क्या आपको ये चीजें समझ में आएंगी? अगर आई है तो जल्दी थम्स अप करके वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अकेले अकेले मत पढ़ो, दोस्तों को भी सीखने का मौका दो। ठीक, अब देखना बच्चों, ये क्या है, कॉमन पोटेंशियल टाइप प्रॉब्लम्स।
ये क्या है बच्चों, कॉमन पोटेंशियल टाइप प्रॉब्लम। ये मैंने कैपेसिटेंस में करा रखा है। अगर आपने नहीं देखा कैपेसिटेंस वाला वीडियो तो देख लेना एक बार, और बाकी मैं एक बार और समझाऊंगा, एकदम डिटेल में समझाऊंगा जैसे मैंने अभी तक समझाया था। अब आपको ए से बी के बीच का क्या निकालना है, नेट पोटेंशियल निकालना है, मतलब नेट वो निकालना है, क्या बोलते हैं उसको, नेट रेजिस्टेंस निकालना है। सबसे पहले मैं ए और बी को ऐसे बना दूंगा, ए और बी को ऐसे करके बच्चों बना दूंगा। क्लियर है ये चीज? अच्छा, ये दोनों मिल करके, ये दोनों सीरीज में, दोनों मिल करके 2 ओम डायरेक्ट लिख सकता हूँ इसको, कॉमन सेंस से डायरेक्ट 2 ओम लिख सकता हूँ। कोई इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी को कोई दिक्कत इसमें? मैं इसको डायरेक्ट 2 ओम लिख दे रहा हूँ तो, अरे कॉमन कॉमन सेंस भी यूज करना है ना, फिजिक्स में ये थोड़ी एक पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, कहीं कहीं कॉमन सेंस भी आप लोग यूज कर लो। ये 2 ओम डायरेक्ट लिख दिया मैंने। अब देखो क्या करूंगा बच्चों, अब पोटेंशियल्स के नाम देना शुरू करूंगा। ये ए है तो यहाँ पर भी क्या होगा, ए ही हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा। अब यहाँ बीच में क्या आ गया, अब इसको ये मैं मिटा रहा हूँ, बस ये हमको 2 ओम को लेके चलेंगे इसको। ये ए है, अब यहाँ पर कुछ कंपोनेंट आ गया तो ये वाला पॉइंट ए नहीं हो सकता है, अभी छोड़ देते हैं इसको। ये बी है तो ये वाला पॉइंट बी होगा, ये वाला पॉइंट भी क्या होगा, अच्छा बी होगा। अब यहाँ कंपोनेंट आ गया तो इस पॉइंट को मैं एक्स ले लेता हूँ, और ये पॉइंट एक्स है तो ये भी क्या होगा एक्स। बीच में कोई कंपोनेंट नहीं आ रहा है तो पोटेंशियल यहाँ का ए है तो यहाँ का भी ये होगा। कंपोनेंट आया तो यहाँ का बदल के एक्स कर दिया मैंने, और यहाँ का भी एक्स हो गया। ऐसे चलना है, कंपोनेंट आया यहाँ का वाई कर देता हूँ तो यहाँ का भी क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। क्या हर एक जंक्शन का हमने पोटेंशियल लिख लिया? क्या बच्चों, हर एक जंक्शन का हमने पोटेंशियल लिख लिया? ठीक है, जो भी जंक्शन थे, जितने भी ज्वाइंट थे, सबका पोटेंशियल मैंने लिख लिया। अब देखो, अब बनाना शुरू करूंगा। ए और बी के बीच में निकालना था वो तो हमने बना लिया। जो एक्स्ट्रा पॉइंट थे, एक्स्ट्रा पॉइंट कितने इसमें, एक्स और वाई हैं, जितने भी होते हैं हम लिख लेते सबको। यहाँ पे मैंने एक्स लिख दिया, यहाँ वाई लिख दिया, चाहे ऊपर वाई लिखो एक्स लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे बना लिया आपने। कॉमन पोटेंशियल प्रॉब्लम से सबसे आसान तरीका इसका है। ठीक है, अब मैं देखूंगा ए से वाई के बीच में, ए से वाई के बीच में ये वाला जो पोटेंशियल, ये वाला जो रजिस्टर है कहाँ पर है, ए से वाई के बीच में। तो ए से वाई के बीच में क्या बना दूंगा, 1 ओम का एक रजिस्टर। ये कितने का है बच्चों, 1 ओम। अब फिर देखो ए से एक्स के बीच में एक है जो कि 2 ओम का है, ऊपर की तरफ 2 ओम। क्या समझ में आया आप लोगों को? ये 1 ओम का, ये 2 ओम का। ठीक है, अब ये वाला देखो, एक्स और वाई के बीच में एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है। एक्स और वाई के बीच में क्या है बच्चों, एक 2 ओम का रेजिस्टेंस। अब ये 2 ओम का हो गया। फिर एक्स और बी के बीच में क्या है, 2 ओम का है। एक्स और बी, एक्स और बी के बीच में अगेन क्या है, 2 ओम का। ठीक है, अब फिर देखो एक्स और बी वाला भी हो गया, और वाई और बी के बीच में 1 ओम का है। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर क्या है एक चीज, ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। क्या आपको याद है जो हमने पढ़ा था कैपेसिटेंस में? अगर कैपेसिटेंस में नहीं भी पढ़ा था तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, जब भी 5 रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन है, ऐसे कुछ 5 रजिस्टर जुड़े हुए हैं, ऐसे मैं बढ़ा दे रहा हूँ वापस से, कुछ नहीं है, बस सिंपल है एकदम। अगर 5 रजिस्टर्स ऐसे करके आपके जुड़े हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे ये R1 है, मान लो ये R2 है, और ये R3 है, और ये R4 है, और यहाँ पे R5, ऐसा कुछ है व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट है ये, ऐसा कुछ है अगर तो। और कंडीशन क्या है, R1 इंटू R3 इज इक्वल टू R2 इंटू R4, मतलब ये जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, इसका मल्टीप्लाई इससे क्या, इसका मल्टीप्लाई इससे क्या, और ये चीजें इक्वल आ गई। अगर ये चीजें गलती से इक्वल आ गई तो बीच वाले रजिस्टर में कोई करंट नहीं जाएगा, मतलब इसको हम क्या करेंगे, निग्लेक्ट कर देंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। समझ में आ रहा है? इसका इसका मल्टीप्लाई, इसका इसका मल्टीप्लाई, अगर इक्वल आ गया तो हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे। कहीं कहीं किताबों में क्या लिखा होता है, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R4 अपॉन R। बात एक ही है, बात एक ही, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का वही बन जाएगा। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है, बस इतना याद रखना, देखो फॉर्मूला फॉर्मूला सब फालतू होता है, इतना याद रखना, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, अगर दोनों इक्वल आ गए तो बीच के रेजिस्टेंस का मतलब कुछ भी नहीं होता है। और इसी तरह का ये जो फिगर बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, व्हीटस्टोन ब्रिज। कैपेसिटर में भी हमने डिटेल में पढ़ा था, उसकी डिफिनेशन में लिखी थी। अगर आपने कैपेसिटर नहीं देखा है बच्चों तो एक बार जाकर के देख लीजिए उसको, बहुत बढ़िया से पढ़ाया है मैंने, पूरा सीरीज बनी हुई है, मतलब पूरा सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं। ठीक है, अब समझना व्हीटस्टोन ब्रिज, क्या इसके साथ ऐसा कुछ हो रहा है? हाँ सर, देखिए इसके साथ भी ऐसा हो रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट भी 2 आ रहा है, इन दोनों का, तो मतलब ये बीच वाले रेजिस्टेंस को हम क्या करेंगे, ठेंगा दिखा के भगा देंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास जो सर्किट बचा वो कैसा बचा है, जो हमारे पास अब सर्किट बचा है वो ऐसा कुछ बचा है। यहाँ पे 2 ओम, यहाँ पर 1 ओम, यहाँ पर भी बच्चों क्या है, 2 ओम, और यहाँ पर भी क्या है बच्चों, ऐसे ही कुछ था ना, एक बार देख लेते हैं। ऐसा ही कुछ था, 2 1 2 1 2 1, अच्छा यहाँ पे भी 2 था, ऊपर दोनों 2 था, नीचे दोनों 1 था। ठीक है, ठीक है,
तब भी तो वेटस्टोन बीच ही बनेगा। यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1, ठीक है। यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 था, 1 1 1, ठीक है। अब यहाँ पे ए है और बी के बीच जो है निकालना है आपको नेट रेजिस्टेंस। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, ये दोनों हो गए सीरीज में, तो इसका इक्विवेलेंट में क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्ट 4 ओम। ये दोनों भी हो गए कैसे, सीरीज में, इसका भी नेट इक्विवेलेंट क्या लिख सकता हूँ, 2। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही है, ये दोनों सीरीज में ऐसे, ये सीरीज में थे। करंट फ्लो करा के देख लो बच्चों, सीरीज पहले नहीं पता चल पा रहा है, जैसे मैंने यहाँ इससे करंट फ्लो कराया, यहाँ पे I1 करंट गया, यहाँ पे क्या गया, I2 करंट गया। अब यहाँ पे भी I1, दोनों में सेम करंट जाएगा, इन दोनों में सेम करंट जाएगा, तो ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, ठीक है। अब ऐसा कुछ बन गया। अब ये क्या हो गया बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई 4 × 2, नीचे दोनों को जोड़ते हैं 4 × 4 + 2, यही तो होता है इक्विवेलेंट। शॉर्टकट तरीका मैंने बताया था, क्या हो जाएगा 8/6। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 4/3, क्या ऑप्शन में 4/3 ओम्स, 4/3 ओम्स, तो हमारा ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ वाला करेक्ट। समझ में आया आप लोगों को या नहीं, समझ में आया कि नहीं। व्हीटस्टोन की कंडीशन, जब भी 5 रजिस्टर एक साथ देखो तो आंसर कभी भी नहीं देना है, देखना है कहीं ये व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं बन रहा है, उसके बाद आंसर देना है, ठीक है। ये एहतियात हमेशा बरतिएगा, वरना दिक्कतें आपके साथ हो सकती है, ठीक है, वरना आपके साथ दिक्कतें। अब देखिए आगे, आगे अगला सवाल, ये भी कुछ कॉमन पोटेंशियल टाइप का ही सवाल है, ये सब भी मैंने करा रखा है, जो मुझसे पहले पढ़ चुका है उसके लिए बड़ी आसान हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पर देखो आर वार कुछ निकालना होगा, सवाल थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ अभी, हाथों हाथ चेंज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। इसको भी 4 ओम कर लो, ठीक है, इसको भी क्या कर लो, 4 ओम कर लो, फाइन। इसमें भी क्या करना है, 8 से बी का नेट रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। अच्छा देखो, यहाँ का पोटेंशियल ए, यहाँ का पोटेंशियल ए, तार पे चलना शुरू करेंगे, तार पे चढ़ जाएंगे, चलना शुरू करेंगे, रियल में मत चलिएगा, ठीक है। चलना शुरू करेंगे, यहाँ से चला, कोई कंपोनेंट आया, यहाँ का भी ए चला, फिर कोई कंपोनेंट नहीं आया, यहाँ का भी ए, दिख नहीं रहा होगा ये आप लोगों को, दिख नहीं रहा होगा, चलो दिखा देता हूँ। यहाँ चलना शुरू किया, यहाँ का ए, यहाँ चलना शुरू किया, यहाँ का भी ए, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, यहाँ आ गया कंपोनेंट, ठीक है, यहाँ पर आ गया कंपोनेंट, यहाँ का क्या रहेगा, ए ही रहेगा, यहाँ पर रोक देते, यहाँ चलना शुरू कर रहा हूँ, ये भी बी, यहाँ पर आया, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ मान लो कि एक्स कुछ, यहाँ का पोटेंशियल क्या मान लेंगे, एक्स, क्योंकि अंदर इधर भी नहीं जा सकते, इधर से भी अंदर नहीं जा सकते, कंपोनेंट आ गया, तो यहाँ का पॉइंट क्या हो गया, अलग हो गया एक्स। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही है। ये वाले रजिस्टर को हटा दो, नहीं तो सवाल खराब हो जाएगा, इसको हटा ही देते हैं बच्चों, इस रजिस्टर को हटा दो, नहीं तो सवाल बन नहीं पाएगा, जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ आप सीख नहीं पाओगे। क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा हटाते हैं, वाइट पेन ये हटा दिया, ठीक है। ये पूरा पूरा ऐसे सर्कल है, ऐसे पूरा कॉन्टिन्यूस, ठीक है, ठीक है, आ रहा हो समझ में। तब तो ये ए से चले, ऐसे ऐसे चलते गए पूरा का पूरा ए बनता गया, ए बनता गया, ए बनता गया। यहाँ का भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, यहाँ का बी है तो ये बी हो जाएगा, ए और बी का तो पोटेंशियल ही बराबर हो गया। सवाल ही गड़बड़ है, ये सवाल ही गड़बड़ है, जो मैं बनाना चाह रहा था वही सवाल आया नहीं। चलो छोड़ो इसको, इसको हटा देते हैं, सवाल गलत है। यहाँ देखो, अब केवीएल केसीएल आपको सीखना है, सबसे अच्छी फील इस सवाल में आएगी, इससे अच्छी फील आपको किसी क्वेश्चन में नहीं आ सकती है। अब क्या आपको, तो देखो बहुत ही तगड़ा सा सवाल मिला है, ठीक है, बार बार कुछ हो जा रहा है ग्लिच, ठीक है, बहुत प्यारा सवाल मिला है। क्या लिख लो, फाइंड रेजिस्टेंस, इस सवाल को पूरा कर देते हैं, फाइंड करंट, करंट इन सर वॉल्यूम, फाइंड करंट इन ईच रजिस्टर, ठीक है, फाइंड करंट इन ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर पे आपको क्या बताना है, कितना करंट जा रहा होगा। देखो इसमें 2 लूप हैं, दोनों लूप्स पे आप केवीएल केसीएल लगाओगे, ठीक है। पहले बस करंट लेकिन किसी एक बैटरी से फ्लो करा दो, एक ही बैटरी है सर इसमें, एक बैटरी से क्या, एक ही बैटरी है। करंट इन ईच रजिस्टर आपको फाइंड आउट करना है, जब एक बैटरी है तब तो आप आर इक्वलेंट फाइंड कर लो, आर इक्वलेंट फाइंड करने के बाद आई इक्वलेंट आ जाएगा, करंट हो जाएगा। चलो हम केवीएल केसीएल लगाएंगे इसमें, मान लो मैंने इससे करंट फ्लो कराया, देखो बहुत प्यारा सवाल है, इससे मैंने करंट फ्लो कराया, I1 करंट, आई करंट निकला, ठीक है, आई करंट निकला, यहाँ पर आया, यहाँ आई करंट आया,
जहाँ हिट करेगा वो पॉजिटिव, जहाँ हिट नहीं कर रहा है वो नेगेटिव, ठीक है। फिर यहाँ आया आई करंट। अब ये क्या होगा बच्चों, यहाँ इसको जंक्शन मिल गया तो क्या होगा, दो पार्ट में करंट डिवाइड हो जाएगा। कुछ करंट यहाँ आ जाएगा, मान लो I1 करंट इधर आ गया, और कुछ करंट इधर चला जाएगा जो कि होगा I2 करंट, पॉजिटिव नेगेटिव। इतनी चीज़ें आपको करनी होंगी फिगर के अंदर। समझ में आ रहा है? करंट ऐसे निकाला, पास करा है, I1 I2 में डिवाइड हो गया। अब फिर आया यहाँ पे भी क्या करंट आएगा, पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, और I2 करंट ही तो यहाँ पर भी आ रहा है। यहाँ पे भी क्या आएगा बच्चों, I2 करंट ही आएगा, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ ये I1 करंट आ रहा है, यहाँ से ऐसे आया, यहाँ से आ गया I1 करंट, और I2 करंट भी इधर आ गया होगा। लौट के जितना करंट बैटरी से लेते हैं उतना करंट बैटरी के पास वापस चला जाता है। तो इस वाले रजिस्टर पे जो करंट आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा, I1 प्लस I2, जो कि किसके बराबर है, I के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव हिट कर रहा है, यहाँ नेगेटिव। बस ये हो गया आपका खत्म। अब इस लूप को लूप 1 मान लेता हूँ, इस लूप को लूप 2 मान लेता हूँ। बाकी आप नाम से भी लूप लिख सकते हो, मैं लूप 1 और लूप 2 ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। मैं पहले क्या करूँगा, चला दूंगा इसको क्लॉकवाइज, इस वाले लूप को भी क्या करूँगा, क्लॉकवाइज चला दूंगा। कुछ लोगों को क्या मानना है, एक को क्लॉकवाइज एक को एंटी क्लॉकवाइज करो, उसका कोई सेंस नहीं बनाता है। दोनों को मैंने क्या किया, क्लॉकवाइज मान लिया। अब पहले बाय अप्लाइंग, लिखने का तरीका बता रहा हूँ बोर्ड में आपको कैसे लिखना है। बाय अप्लाइंग KVL, बाय अप्लाइंग KVL इन लूप 1 में KVL अप्लाई करें। सबसे पहले ये लिख लेना आप लोग कि I जो है वो किसके बराबर है, I1 प्लस I2 के बराबर है। I1 और I2 के बराबर है, ठीक है। हिला तो नहीं है ना माइक, I1 और I2 के बराबर है। एक बार स्वाइप करके देख लीजिए ऊपर करके कि हो रहा है रिकॉर्ड क्यों, ठीक है। I जो है वो I1 और I2 के बराबर है, ये चीज़ लिख लेना, क्योंकि हमने I करंट निकाला था जो कि दो पार्ट में डिवाइड हुआ था, ये चीज़ आप लिख लीजिए। अब पहले लूप 1 में लगाएंगे, F से चलना शुरू किया, मान लो यहाँ से चलना शुरू किया, ये नेगेटिव था पॉजिटिव, मतलब क्या है, अब KVL KCL आप लोगों को लगाना बहुत हद तक आ गया होगा बच्चों, बार बार ये चीज़ बताने की जरूरत नहीं होगी। मान लो मैं F से चलना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। F से चले, यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब कि गेन हुआ है मतलब 12। फिर चले यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव पहुँच गए, पॉजिटिव में थे आप, नेगेटिव पहुँच गए मतलब लॉस हो गया, और लॉस माइनस में करंट कितना जा रहा है इसके पास, I जा रहा है, तो 820 I हो जाएगा। फिर यहाँ देखो, यहाँ पे भी करंट कितना I1 जा रहा है, और पॉजिटिव से नेगेटिव अगेन लॉस हो रहा है, तो माइनस का क्या हो जाएगा 2 किलो ओम से, मतलब 2000 ओम्स हो जाएगा। किलो ओम से तो 2000 ओम हो जाएगा, ठीक है। याद रखो, देखो किलो ओम में भी दे दिया है, शरारत है एग्जामिनर की। 2000 I1, ठीक है, I1 हो जाएगा, I1 करंट में इसमें, इसलिए 2000 I1। फिर यहाँ देखो, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव करंट कितना है, I है इस बार करंट कितना है बच्चों, I है 220 वोल्ट, पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब लॉस ही हो रहा है, 220, ठीक है, 220 I। अब इज इक्वल टू क्या करेंगे, लूप पूरा हो गया, जहाँ से चले थे वहाँ आ गया, इज इक्वल टू 0 कर देंगे। अब देख रहे हैं 12, इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ो, 820 प्लस 200 मतलब कितना हो जाएगा, 0 4 10, 1040 में 2000 जोड़ेंगे 3040 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, ये 1040 ये 2000 ये, तो मतलब 340, नहीं सॉरी ये तो I1 है ना, इसके पास नहीं जोड़ सकते हैं यार, नहीं जोड़ सकते हैं, क्या हो जाएगा 140 I इसके पास, और इसके पास क्या है 2000 I1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस इक्वेशन को और ज़्यादा परफेक्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इन सबको उधर भेज देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1040 I माइनस 2000 प्लस 2000 I1 इज इक्वल टू 12, ठीक है। सबको मैंने क्या किया, उधर भेज दिया इन सबको, और इसको इधर भेज दिया। तो आपको ये चीज़ समझ में आई, ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब लूप 2 में अप्लाई करेंगे, बाय अप्लाइंग KVL इन लूप 2। अब लिखेंगे बाय अप्लाइंग KVL इन लूप सेकंड में हम लोग KVL अप्लाई करते हैं। चलो लूप सेकंड में KVL कैसे अप्लाई होगा, ई से चलना शुरू कर दो, ई से यहाँ चलना शुरू किया, ई से मैं चलना शुरू कर रहा हूँ, यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब गेन हो गया, बधाई हो, गेन हुआ है 2000 I1, डायरेक्ट आप लिखोगे 2000 I, ठीक है। अब देखो आगे बढ़े, पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर से लॉस, पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब फिर से लॉस हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 390, करंट कितना है I2 है, क्या हो जाएगा I2। फिर यहाँ से चले, पॉजिटिव से नेगेटिव फिर से लॉस हो गया, तो कितना हो जाएगा माइनस 680 680 I2। फिर अगेन यहाँ
पॉजिटिव फिर से लॉस हो गया, लॉस कितना हो जाएगा 470 आई इज इक्वल टू, समझ में 470 आई टू इज इक्वल टू 0। अब सारे के सारे आई टू है, बस खाली एक आई वन है, ठीक है सही एकदम, 1 2 3 4 कंपोनेंट थे, 1 2 3 4 कंपोनेंट है, ठीक है समझ में आया होगा ये चीज़। अब आई वन वाले को रहने देंगे 2000 आई वन। अब इन सबको जोड़ो, 390 यहाँ पे जोड़ लेते हैं कैलकुलेटर यूज़ करके। वेयर द हेल इज कैलकुलेटर, यहाँ पर आ गया कैलकुलेटर, ठीक है सब जोड़ लेते हैं ताकि कैलकुलेशन थोड़ी जल्दी जल्दी हो जाए। 390 मल्टीप्लाई कर दिया मैंने क्या, 390 प्लस 680 प्लस 470 इज इक्वल टू कितना आ गया 5। देखिए कितना आया बच्चों, माइनस में या इक्वल करके मैं लिख सकता हूँ, इक्वल टू 1540 आई, ठीक है। अब आई वन की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ सेपरेटली तो इसको क्या करूँगा, डिवाइड कर दूंगा, इसको क्या करूँगा बच्चों, डिवाइड कर दूंगा विथ, पहले इसका आंसर प्रॉपर लिख लेते हैं। अब इसको डिवाइड कर दूंगा 2000 से, अब अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। 2000 से तो ये कितना हो जाएगा, आई वन इज इक्वल टू 0.77 टाइम्स ऑफ आई, ये आपकी इक्वेशन नंबर क्या होगी। अब इन दोनों इक्वेशन से अब आप क्या कर सकते हो बच्चों, इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके 3 इक्वेशन ये भी एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये हो गई हमारी, ये पहली इक्वेशन इसको मान लेते हैं, ये हमारी ये दूसरी इक्वेशन, ये हमारी तीसरी इक्वेशन, ठीक है। तीन स्टार्टिंग में हमने एक इक्वेशन बनाई थी और 2 इक्वेशन से हो गई। अब इन तीनों इक्वेशन से हम I1, I2 और I3 की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि इस वाले रजिस्टर में करंट I है, इस वाले रजिस्टर में करंट I है, इसमें I1 है, I2 है सॉरी, और इसमें कितना है I2 है, इसमें I2 है। तो हमें सारे रजिस्टर्स पे बताना है क्या, करंट बताना है, ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर पे कितना कितना करंट हो रहा होगा। तो हम तीनों इक्वेशन को कायदे से लिख लेंगे, यहाँ पर अगले में लिख लेंगे। पहली इक्वेशन क्या थी हमारी, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू आई, ये हमारी थी पहली इक्वेशन, इसको लिख लिया। दूसरी इक्वेशन क्या होगी, दूसरी इक्वेशन क्या होगी, देखो दूसरी इक्वेशन हमारी क्या थी, 1040 आई, 1040 आई, 1040 आई प्लस 1040 आई प्लस 2000 I1 इज इक्वल टू 12 प्लस 2000 I1 इज इक्वल टू, ये थी हमारी दूसरी इक्वेशन। और तीसरी इक्वेशन क्या थी, तीसरी इक्वेशन थी I1 इज इक्वल टू 0. क्या थी 0.77 I2, I1 इज इक्वल टू 0.77 I, ठीक है, ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई। अच्छा अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, एक चीज़ यहाँ खेल कर सकता हूँ कि इस जगह पर I की जगह पे I1 I2 लिख दूँ, I की जगह पे क्या रख दूँ, I1 I2 लिख दूँ। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 2, कायदे सारी चीज़ें आपको दिखानी पड़ेंगी। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड से देखो 1040, यहाँ क्या लिखूँगा I1 प्लस I2 2000 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे पुट करूँगा तो हो जाएगा 1 I1 प्लस 1040 I2 प्लस 2000 I1 इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब अगर जोड़ लो I1 वाले को तो ये कितना हो जाएगा 3000, देखो मेरी जोड़ने वाली इच्छा पूरी हो गई, I1 प्लस 1040 I, तो देखो I1 को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, मेरे पास पावर है, I1 को क्या लिख सकता हूँ 0.77 I2, 0.77 I2 करके देखते हैं। मैं I1 को क्या लिखूँगा, जहाँ पर I1 है वहाँ 0.77 I2 कर दूँगा, तो 3040 इंटू 0.77 कितना आ जाएगा 0.77, 3040 इंटू I1 की जगह पे क्या लिखना है 0.7, तो एक इसको मैं कायदे से लिख सकता हूँ 2340.8 I2 प्लस 1040 I2 इज इक्वल टू। अब इन दोनों को जोड़ दूँ, इन दोनों को अगर मैं जोड़ूँ, इन दोनों को जोड़ूँ, इसमें क्या जुड़ जाएगा 1040 जुड़ गया। फिर अब देखो आगे इतना आ गया, ये बहुत लंबे कैलकुलेशन है, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा 3380.8 I2
इज इक्वल टू 12। अगर मैं अब I2 की वैल्यू निकालना चाहूँ, I2 इज इक्वल टू 12/3380, ये हो जाएगा 12/3380। अब उसको करेंगे 12/3380, कितना आ जाएगा बच्चों? देखो बड़ा छोटा सा करंट आ रहा है, 0.00355 ऐसे समथिंग आ जाएगा, 355 ऐसे कुछ आ जाएगा। ठीक है, अब इस कैलकुलेशन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। I2 आ गया, I2 की वैल्यू यहाँ पर रख दो, I1 आ जाएगा। I2 आ गया, I2 की वैल्यू यहाँ रख दोगे, I1 आ जाएगा। फिर I1 आ गया, I1 I2 की वैल्यू यहाँ पर रख दोगे, ये आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही बहुत लंबा वीडियो होता चला जा रहा है, तो क्या करो, इसको कैलकुलेट आप लोग खुद से कर लेना। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आगे देखो, ये लास्ट सवाल आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रीवियस ईयर आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम का PYQ है, ये आ चुका है। और बाकी मेरे पास पूरी सवाल की लिस्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास सर्किट सॉल्विंग की पूरी सवाल की एक लिस्ट है, ये देखिए, ये पूरी एक लिस्ट है। अगर ये लिस्ट आप लोग चाहते हैं कि आपको भी मिले तो एक बार कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपको टेलीग्राम का चैनल दे दूंगा, वहाँ पे आपको ये लिस्ट पूरी मिल जाएगी। और इससे अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं सारे सवाल, तो कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब ऐसा एक भी सवाल आ ही नहीं सकता इसके बाहर का बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, और ये पूरी फ्री है, फ्री में आपको मिलेगी बिल्कुल। सर ने बोला फ्री में मिलेगी, तो बच्चों को फ्री में मिलेगी बिल्कुल। ठीक है, तो आप लोग को ये शीट चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को करेंगे सॉल्व। ये सवाल भी है इस सीट में, इवन दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस सीट। बस यहाँ पे आंसर गलत दे रखा है इसका। देखो, अगर आपको ये शीट मिलती है तो इसका आंसर यहाँ पे 4 ओम दे रखा है, लेकिन रियल में इसका आंसर 5 ओम। ठीक है, देखो। हाँ, टेस्ट पेपर चाहिए तो टेस्ट पेपर भी मिल जाएगा। ठीक है, आज सर आप लोग मेहरबान है, कुछ ना कुछ बताते ही जा रहे हैं। टेस्ट पेपर भी चाहिए तो टेस्ट पेपर भी दे दिया जाएगा, बिल्कुल बेशक। ठीक, अब देखो ये वाले सवाल को करने के लिए इसमें 3 लूप बन रहे हैं। सबसे पहले आपको फाइंड आउट क्या करना है, देखो मकसद क्या है हमारा। एक तो रेजिस्टेंस ये वाला फाइंड करना है, ये रेजिस्टेंस फाइंड करना है, और क्या मकसद है हमारा, और करंट आपको फाइंड करना है। व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस क्या इस रजिस्टर के बीच में भी होगा, क्या इस रजिस्टर का भी वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्या बच्चों आप लोग ये बात समझ पा रहे हो? ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वही तो रजिस्टर का भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अरे बोलो, बोलते ही नहीं हो आप लोग। अरे जो ए और बी के बीच का पोटेंशियल होगा, वही तो रजिस्टर का भी होगा। रजिस्टर ए और बी ही तो है। तो मैं आई, अगर इस पर करंट निकाल लूँ तो V इज इक्वल टू IR लगा करके डायरेक्ट ए और बी के बीच का पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से करंट निकाल लूँ बच्चों, तो डायरेक्ट यहाँ का पोटेंशियल फाइंड हो जाएगा। ये जो पोटेंशियल होगा, वही तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल होगा। क्या इसमें कोई रॉकेट साइंस है? नहीं है। तो इस सर्किट को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, बस खाली ये सर्किट ही रहे स्क्रीन पे। अरे इतना बड़ा भी नहीं होना था भाई, छोटा हो जाए। चलो, अब मज़ा आएगा सॉल्व करने में। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, सॉल्व करने में मज़ा आएगा। क्या ये क्लियर स्क्रीन पे दिख रहा है? एकदम क्लियर है, ठीक है, फिर सही है। अब देखो, सबसे पहले इसमें करंट निकाल के दे दिया खुद से। अब वो करंट निकालने की जरूरत नहीं, करंट खुद ब खुद निकला हुआ है। ठीक है, तो परेशानी नहीं होना है, करंट आपका पहले से ही निकला हुआ है। अब देखो, रिफ्रेश हो जाए अच्छे से, बढ़िया, जो होना है वो हो जाए। ठीक है, अब देखो करंट पहले से निकला हुआ है, तो ये जो करंट है, मैं अगर लूप की बात करूँ, एक लूप ये बन रहा है, रेड कलर यूज़ करना होगा, हम रेड कलर यूज़ कर लेते हैं। एक लूप तो ये बन रहा है, एक लूप ये बन रहा है, एक लूप ये बन रहा है। अब करंट देखो, किसी भी बैटरी से निकालो A to Z, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम क्या करेंगे, इससे निकला हुआ है करंट, तो ये 3 पार्ट में जा रहा है। यहाँ से करंट निकला हुआ दिख रहा होगा सबको, ये 3 पार्ट में जा रहा है, तो हम 3 पार्ट लिख लेंगे। यहाँ से I1 लिख लेंगे करंट, यहाँ से I2 लिख लेंगे, यहाँ से I3 लिख लेंगे। ठीक है, I1 I2 एंड I3 लिख लेंगे। आई होप समझ में आ रहा हो ये चीज़। अब देखो, इन दोनों में हम इन दोनों लूप्स में क्या KVL लगा देते हैं। इन दोनों लूप में ही KVL लगाने के बाद ही यहाँ का करंट हमें मिल जाएगा। ठीक है, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्लास में ये सवाल मैंने करा रखा और इवन टेस्ट में भी ये दिया था बच्चों को। ठीक, क्या करूँगा यहाँ पे बच्चों, इन दोनों लूप्स में मैं KVL लगा लूँगा। अब KVL लगाने के लिए मुझे ये थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा करना पड़ेगा, थोड़ा छोटा कर देते हैं वापस से इसके औकात पे इसको ले आते हैं। ठीक है, अब देखिए ये वाले लूप, 2 लूप है, इसको लूप 1 मान लेते हैं, इसको लूप 2 मान लेते हैं। ठीक है, बाय अप्लाइंग, अब लिखूंगा मैं। अच्छा, एक चीज़ सबसे पहले लिख लेना है, जो I1 I2 I3 है, जो I1 स्मॉल है, I1 प्लस I2 प्लस A3, ये सब किसके बराबर है, 0.2 एम्पियर। ये चीज़ हमें पता है, ये चीज़ हमने क्या किया था, -2, ये 0.2 एम्पियर ही तो डिवाइड हुआ है 3 चीज़ों में, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0.2
एम्पियर। क्लियर है ये चीज? अब ये दूसरा लूप, इसको पहला लूप, इसको दूसरा लूप मान लेते हैं, लूप नंबर 2 एंड लूप नंबर 1। ये लूप नंबर 1 है। तो बाय अप्लाइंग KVL इन लूप 1। लूप 1 में क्या लगा रहा हूं मैं? KVL लगा रहा हूं। अब लूप 1 में KVL लगा रहा हूं, ए से चलना शुरू कर देते हैं। ए से मैंने चलना शुरू किया। अब देखो बैटरी से करंट आ रहा है, यहाँ पे ये पॉजिटिव हिट करेगा, यहाँ पॉजिटिव हिट करेगा, यहाँ नेगेटिव हिट करेगा। फिर ये करंट ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ये करंट ऐसे आ रहा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। फिर उसके बाद ये करंट ऐसे जा रहा है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये ऐसे जाएगा, इस पर जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको मार्क कर लेनी है फॉर बेटर एक्सपीरियंस। ठीक है, अब ए से बी चल रहा हूँ, नेगेटिव से पॉजिटिव, अरे गेन हो गया है तो बधाई, बहुत मुश्किल से गेन होता है। गेन हो गया, देखो ए से गए भी, नेगेटिव से पॉजिटिव गेन हो गया, तो मतलब 15I3। अब इतनी चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होंगी कि पोटेंशियल कैसे लिख रहे हैं। फिर बी से यहाँ है, पॉजिटिव से नेगेटिव लॉस हो गया, शिट लॉस हो गया, भारी लॉस हो गया, I2 30I2। ठीक, अब वापस इसमें 2 ही कंपोनेंट थे, इज इक्वल टू 0। देखो बड़ा बढ़िया रिलेशन मिल गया, बड़ा बढ़िया रिलेशन मिल गया। 15I3 इज इक्वल टू 30I2। प्यारा सा रिलेशन, काट देंगे इसको तो क्या हो गया, जो I3 है वो बच्चों किसके बराबर है? 2 टाइम्स ऑफ I2 के बराबर। जो I3 है वो क्या है? 2 टाइम्स ऑफ I3 के। I3 है 2 टाइम्स ऑफ I2 के बराबर। क्या इतनी बातों में किसी को कोई डाउट? इतने में किसी को कोई दिक्कत? बताइए, कोई दिक्कत हो गया? अभी और आगे बढ़ेंगे। ये हो गया आपका लूप 1 में। अब लूप 2 में अप्लाई करेंगे बाय अप्लाइंग, जगह ही नहीं बची बोर्ड पे, बताओ, बड़ी नाइंसाफी है। क्या मैं इसको छोटा कर सकता हूँ? क्रॉप का ऑप्शन है, अरे क्या हो गया? ठीक है, ये करंट वरेंट वाला पहले आप लोग देख लीजिए। ये जो सर्किट जितना मैंने डायग्राम में किया है वो चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, इतनी चीज़ें पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ आगे क्या कर सकते हैं हम लोग। इतनी चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिए जो सर्किट में मैंने किया हुआ है। ठीक है, पॉज करके नोट करिए आराम से। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसीलिए हम लोग इसका ऑपरेशन बढ़िया से कर रहे हैं। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, बाकी थोड़ा सा जुगाड़ आप लोगों के लिए बनाने की कोशिश है। हो जा भाई, सेलेक्ट हो जा, उसको करना है मुझे क्रॉप। ठीक है, बस खाली हमारे काम का क्या है, सर्किट काम का है, इस सर्किट को बस खाली हमें सर्किट ही तो चाहिए। ठीक है, हो गया परफेक्ट। इसको इधर रख देंगे और बाकी आगे होगा आपको ये समझ में। अब देखो बाय अप्लाइंग KVL इन लूप में फंस गए हम लोग, लूप नंबर 2 में अप्लाई करो। बाकी ये चीज़ मुझे वापस से मार्क करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ से आया था, यहाँ पे कौन सा करंट था? I1 करंट 15 के पास था ना, 15 के बाद I3 करंट था, मतलब यहाँ पे I3 रहा होगा। 30 के पास क्या था? I2 करंट था, मतलब यहाँ पे I2 रहा होगा। और यहाँ पर क्या था बच्चों? I1 था। ठीक है, इसके पास भी I1 आ जाएगा। ये अपनी पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, अब मैं अप्लाई कर रहा हूँ सेकंड लूप में। मान लो डी से चलना शुरू कर रहा हूँ, कहीं से भी चलना शुरू करो, लूप का नाम लिख दिया करो बच्चों। ठीक है, लूप का नाम लिखने से क्या होगा, कहाँ से चलना शुरू किया वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मैंने चलना शुरू किया डी से गया पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, गेन हो गया देखो, नेगेटिव टू पॉजिटिव मतलब कितना हो जाएगा? 30। बड़ी झंझट है, क्या हो जाएगा? 30। कहाँ गया? नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब कि गेन हो गया, तो मतलब I2। फिर देखो चला यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव, लॉस शिफ्ट लॉस हो गया 5I। फिर देखो पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर से लॉस -5I। और फिर ये लूप कंप्लीट 0। ये लूप क्या हो गया बच्चों? बंद हो गया। अब यहाँ देखना,
30i2 ये हो जाएगा -10i1 इज इक्वल टू 0। अब मैं लिख सकता हूँ इसको डायरेक्ट 30i2 इज इक्वल टू 10i1, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, तो i1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ i2। क्लियर है? इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। 3 टाइम्स ऑफ i2। हमें वैल्यू किसकी चाहिए? i3 की चाहिए। i3 की वैल्यू चाहिए। i3 की वैल्यू निकालो सबसे पहले। अब i3 की अगर हमें निकालनी है वैल्यू तो क्या होगा बच्चों? i3 की वैल्यू चाहिए मुझे। यहाँ पे 3 इक्वेशन मिल गए हैं, 3 समीकरण हमें यहाँ मिल गए हैं। एक समीकरण ये हो गया, एक ये हो गया और ये हमारा दूसरा था। अब यहाँ से हम वैल्यूज पुट करना शुरू करेंगे। i3 की वैल्यू चाहिए तो मुझे i3 को नहीं हटाना है, मुझे किसको हटाना है? i1 और i2 को हटाना है। तो इस वैल्यू को हम थोड़ा सा करेंगे तो i2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? i3 हो जाएगा। और यहाँ से भी मुझे क्या करना है? i2 की वैल्यू। ठीक है, पुट करना शुरू करो। i1 की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ बच्चों? 3 टाइम्स ऑफ i2 पुट कर सकता हूँ। और i2 की जगह क्या पुट कर सकता हूँ? i3/2। और फिर i3 की जगह i3 रहने दो, क्योंकि मुझे i3 की वैल्यू चाहिए। इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू 0 नहीं था यार, 0.2। अब i2 की जगह क्या पुट करेंगे? i2 की जगह पे i3/2 वापस से पुट कर सकते हैं। i3/2 प्लस i3/2 प्लस i3 इज इक्वल टू 0.2। अब यहाँ देखिए 3i3/2 प्लस i3/2 प्लस i3 इज इक्वल टू 0.1। ठीक है, इसको भी छोटा करके थोड़ा ऊपर पहुंचा देते हैं। जाओ छोटू ऊपर। ठीक है, अब यहाँ सॉल्व करेंगे। ये क्या हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ेंगे 4 टाइम्स ऑफ i3/2 प्लस i3 इज इक्वल टू 0.2। अब ये कट जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 3 टाइम्स ऑफ, ठीक है, 0.2 एम्पियर। अब ये क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा तो 2 यहाँ पे बचा, 2 + 1 3। तो 3 टाइम्स ऑफ i3 इज इक्वल टू 0.2 एम्पियर। अब इसको सॉल्व करेंगे। i3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0.2/3। क्या आ जाएगा? 0.2/3। तो अब इसको चलो ठीक है। देखो बच्चों, फिर से क्या हो गया था? वीडियो रुक गया था, पता नहीं क्या, इतनी मुसीबतें आती रहती है। अब आगे देखो क्या होगा इसमें। हमने क्या निकाल लिया बच्चों? यहाँ पे i, इसको अगर मैं जोड़ूं, पूरे को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ कैलकुलेशन वाले पार्ट को, ताकि थोड़ा सा आप लोगों को और चीजें यहाँ पे लिख पाऊँ। क्या पूरी चीजें छोटी हो सकती है? छोटा होगा तो पूरा एक साथ छोटा होगा। ठीक है, कर देते हैं थोड़ा और छोटा। अब अरे आजा भाई, इधर आजा, थोड़ा इधर आजा। ठीक है, थोड़ा सा इधर आजा। अब देखो क्या होगा यहाँ। अब यहाँ देखना क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ, ये 2 से 2 कटा, 2 हो गया, 2i3 प्लस, तो क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ i3 इज इक्वल टू 0.2। तो i3 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? 0.2/3। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ 0.2/3 को, यहाँ कैलकुलेटर से जल्दी से कर देते हैं। ये क्या हो गया यार, क्या हो गया ये? कैलकुलेटर से जल्दी से कर देते हैं। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो ये कितना हो जाएगा? 0.2 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो 0.666 ऐसा समथिंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0.0666 ऐसे कुछ आ जाएगा। ठीक है, इतना एम्पियर करंट आ गया इसके थ्रू। अब मुझे क्या निकालना है? यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर। मतलब क्या हो जाएगा? I हमारा निकल कितना है? 0.66, और R कितना है? 15 वोल्ट है। तो मुझे यहाँ से अगर निकालूं क्या हो जाएगा? 0.66666 इंटू 15, जो कि 9.99 मतलब कि 1 के बराबर आ गया। अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर आ जाएगा बच्चों? 1 वोल्ट के बराबर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 वोल्ट। रेड कलर से लिख दे रहा हूँ। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करके मैं यहाँ दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो ये क्या हो जाएगा? अगर हमें पोटेंशियल ए और बी, ए, अगर मुझे वी ए माइनस वी बी निकालना है, दोनों के बीच का पोटेंशियल, तो क्या होगा? आई आर। आई कितना है? 0.66666 इंटू आर कितना है? 15, जो कि किसके बराबर आ जाएगा? 1 वोल्ट के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया कितना? 1 वोल्ट। अब देखो, अब मुझे इस आर की वैल्यू भी निकालनी है। अब मुझे क्या करना है बच्चों? इस आर की वैल्यू भी निकालनी है। अब आर की वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा? वापस से यहाँ पर केवीएल लगा दो। तो वापस से ये जो, ये मान लो इसको, ये लूप नंबर 3, इस लूप 3 में अब वापस से केवीएल लगा दो। क्या इतनी चीजें आपको समझ आई? इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको मिटा रहा हूँ। पूरे को मैं इसको मिटाने वाला हूँ। नोट कर लीजिए, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा इसको, आशा करके। ये चीजें मैं मिटा रहा हूँ फिलहाल के लिए। अब देखो,
यहाँ का पोटेंशियल हमें पता चल गया, यहाँ का पोटेंशियल हमें पता चल गया कितना 1 वोल्ट। इस और मिटा देते हैं, और भी चीज़ें यहाँ से मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ का पोटेंशियल क्या है, 1 वोल्ट है, मुझे पता चल चुका है। इसको मैं डायरेक्ट पोटेंशियल के टर्म्स में इस बैटरी को लिख सकता हूँ 1 वोल्ट, ठीक है। ये 1 वोल्ट हो गया यहाँ पर। अब यहाँ देखो, यहाँ से करंट कितना है, 2 एम्पियर है, R1 दे रखा है, तो इसको जो अगर पोटेंशियल होगा वो क्या होगा 0.2, ठीक। करंट कितना जा रहा है 0.2 R, यहाँ का तो 2 है, सही है सही है सही है। इससे करंट कितना निकल रहा है 2 एम्पियर निकल रहा है, मतलब इससे 2 एम्पियर जा रहा होगा तभी तो 2 एम्पियर निकल रहा है। तो इसको भी क्या कर सकते हैं हम लोग, 0 × 2 तो कितना हो जाएगा 10 × तो 2 हो जाएगा, 2 वोल्ट हो जाएगा, 6 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें केवीएल में लगाऊँ, ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। अब देखो ये वाला पार्ट नेगेटिव होगा, जहाँ से करंट निकलता है ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो पॉजिटिव दे रखा है, नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पर ये क्या था, यहाँ से करंट आ रहा था, ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था, ठीक है। अब और कुछ बचा क्या, यहाँ से करंट आ रहा है तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। अब लगाओ, यहाँ पॉइंट से इस पॉइंट से चलना शुरू करना, पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब -2 वोल्ट, पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब -2 वोल्ट। अब यहाँ पॉजिटिव से अगेन नेगेटिव हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब कि फिर से -2, फिर यहाँ देखो नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब +6। अब यहाँ पर देखो पॉजिटिव से नेगेटिव लॉस मतलब -1। अब यहाँ देखो पॉजिटिव से नेगेटिव अगेन क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अगेन क्या हो रहा है बच्चों, पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब लॉस मतलब 0.2 R। अब फिर यहाँ क्या हो गया, सारा लूप कंप्लीट। 1 2 3 4 5 कंपोनेंट है, 1 2 3 4 5 कंपोनेंट, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ -2, ये -2 कितना हो जाएगा, -4 -1 कितना हो जाएगा -5 और यहाँ पर देखो -5 + 6 और -0.2 R इज इक्वल टू 0 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 1 - 0.2 R इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, 1 को उधर भेज दो तो 0.2 R इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/0.2। इसको कर में पॉइंट लाके 0 बढ़ाओ तो 2 5 10, कितना आ जाएगा बच्चों 5 ओम रेजिस्टेंस। तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ गई 5 ओम। देखो अब इससे टफ सवाल केवीएल केसीएल में बनना पॉसिबल नहीं है, इतना टफेस्ट सवाल था ये केवीएल और केसीएल का। इतना लंबा हमारा गया, वो तो मिटा भी दिया मैंने आधे से ज़्यादा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।